नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शिखर क्लासेस पे। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में एनिमल फिजियोलॉजी, और जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जैविक प्रक्रियाओं के बारे में। और जैविक प्रक्रियाओं में सबसे पहला पोषण के बारे में। तो पोषण के जो स्टेजेस वगैरह हैं, कौन कौन से स्टेजेस होती है पोषण के, वो सबको हम लोग कवर कर लिए हैं। और आगे अपने को देखना है मनुष्यों में पाचन। तो देखते हैं मनुष्य में पाचन। तो यदि हम लोग मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में स्टडी करें तो अपने को ये पता चलता है कि जो मानव का जो पाचन तंत्र होता है दो भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। पहला होता है आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियां। तो आहार नाल है क्या? तो सभी स्तनियों में आहार नाल जो होता है मुख से लेकर के एनस तक, जिसको गुदा द्वार कहते हैं, वहां तक एक लंबी नली के रूप में पाया जाता है ये। और ये जो आहार नाल है वो कई भागों का मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक, चलिए तो देखते हैं। तो फिर तो ये जो आहार नाल होता है वो मुख से लेकर के एनस, जिसको गुदा द्वार कहते हैं, वहां तक एक लंबी नली के रूप में पाया जाता है। और ये जो है वो कई भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो भाग होता है आहार नाल का, वह कहलाता है मुख तथा मुख गुहा। मुख तथा मुख गुहा पहला जो भाग हो जाएगा आहार नाल का, वो हो जाएगा मुख तथा मुख गुहा। देखते हैं मुख क्या है। तो मुख जो होता है वो दो जबड़ों के बीच एक लंबी दरार के रूप में मुख गुहा में जाकर के खुलता है, जो कि क्रमशः अपर लिप्स और लोअर लिप्स, ऊपरी होठ तथा निचली होठ के बीच में घिरा हुआ एक संरचना होता है या फिर एक दरार होता है। ठीक, तो इसको हम लोग मुख तथा मुख गुहा कहते हैं। अब इस मुख गुहा में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि ये जो मुख गुहा है उसमें कुछ संरचनाएं पाई जाएंगी, जैसे पहला हो जाएगा तालु, जिसको पैलेट कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। अब जो तालु जो है वो होता क्या है? तो तालु जो है वो मुख गुहा की छत को बनाने का काम करता है। और यह दो प्रकार का होता है, कठोर तालु और दूसरा कोमल तालु होता है। ठीक है। उसके अलावा दूसरा देखें कि मुख गुहा में और कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। तो मुख गुहा में जिह्वा पाया जाता है, जिसको टंग कहते हैं या फिर हम लोग उसको जीभ कहते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो जीभ जो है वो एक मोटी मांसल लचीली संरचना होती है, जिस पर स्वादांकुर पाए जाते हैं। स्वादांकुर पाया जाता है और इन स्वादांकुर पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वादांकुरों पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिनके कारण ही जो भोजन का जो स्वाद है वो पता चलता है कि भोजन का स्वाद किस प्रकार है। और ये सब के सब ये जो स्वाद कलिकाएं हैं जो कि स्वादांकुरों पर पाई जाती है, और यह जो स्वादांकुर होता है वो जिह्वा पर पाए जाते हैं। और जो अलग अलग जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है भोजन का, उसको बताने का कार्य करता है। ठीक है। चलिए उसके अलावा देखते हैं कि मुख और मुख गुहा में और कौन कौन से जो अंग है वो पाए जाते हैं। तो तीसरा अंग आ जाता है दांत। दांत, टीथ। तो मुख गुहा में दांत पाया जाता है। वैसे तो दांत को अलग से वीडियो में कवर किया जाएगा, लेकिन दांत के बारे में यदि हम लोग देखें कि मनुष्य में जो दांत पाया जाता है वो होता क्या है, तो चार अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर प्रकार के। इनकी संरचनाएं भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो दांत पाए जाते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद यदि हम लोग देखें कि मुख गुहा के बाद आहार नल में और कौन से अंग होते हैं, तो मुख एवं मुख गुहा तो हो चुका है। उसके अलावा यदि हम लोग आगे देखें तो ये जो मुख गुहा जो है ना, इसी मुख गुहा में कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, जिनको हम लोग कहते हैं लार ग्रंथियां। और ये जो लार ग्रंथियां हैं ये क्रमशः 3 जोड़ी पाई जाती हैं, जिनमें से पहला हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड। इसको हम लोग पैरोटिड ग्रंथि कहेंगे, जो कि ऊपर में पाया जाता है। और ये जो दो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इनको हम लोग कहते हैं, एक को सबलिंगुअल और दूसरे को सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये दोनों को दोनों नीचे में पाए जाने वाली ये जो है वो लार ग्रंथियां हैं। ऊपर में जो पैरोटिड ग्लैंड है ये भी एक प्रकार का लार ग्रंथियां होती है, जो कि क्रमशः लार का स्त्रावण करती है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो लार जो है वो मुख गुहा से ही स्त्रावित होता है, और इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा लार का स्त्रावण होता है। और लार के अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक, जैसे जीवाणुओं को मारना, भोजन को नम बनाना, है ना, जिसके कारण आसानी से कोई भी जो भोजन होता है वो आसानी से ये जो नलिकाएं हैं उनमें प्रवेश करके आगे की ओर क्रमानुकुंचन जो गति होती है उसको आसानी से वो कर सके। इसके लिए लार जो है वो आवश्यक होता है। चलिए अगला यदि हम लोग देखें
तो ये जो मुख गुहा जो होता है वो आगे जा करके एक फनल के आकार की नलिका, ये जो दिख रही है वो फनल के आकार की नलिका में जा करके खुलती है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रसनी। और इसकी जो लंबाई होती है वह लगभग 12 सेंटीमीटर होता है। तो ग्रसनी जो हो जाएगा वो एक प्रकार की नलिका होता है, हालांकि इसमें पाचन वगैरह कुछ नहीं होता है ना। तो ये हो जाएगा अपना मुख गुहा, जिस नली में जाकर के खुलता है उसको हम लोग कहेंगे ग्रसनी, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक, अब आगे और ध्यान दें, तो आगे और जाते हैं तो एक लंबी नलिका मिलती है हम लोगों को, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रास नली या फिर इसोफेगस कहा जाता है इसको। ये जो है वो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है, जो कि ग्रसनी तथा अमाशय को जोड़ने का एक कार्य करता है। और ये जो ग्रास नली है इसकी दीवारों पर श्लेष्मा का स्त्रावण होता है, इसकी दीवारों पर श्लेष्मा का स्त्रावण होता है, जिसके कारण भोजन आसानी से गोलकों के रूप में, भोजन जो है आसानी से गोलकों के रूप में यहाँ से ग्रसनी से होते होते ये जो अमाशय है वहाँ तक जाकर पहुँचता है आसानी से। ठीक है, चलिए, तो ग्रास नली हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे में हम लोगों का आता है अमाशय, स्टमक कहते हैं इसको। और अमाशय जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और ये जो आहार नाल होता है उसका सबसे चौड़ा थैलीनुमा संरचना होता है। ठीक है, और ये जो अमाशय जो होता है इसकी दीवारों से जठर रस का स्त्रावण होता है, और जठर रस में बहुत सारे पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे जठर रस में पाचक एंजाइम्स पाया जाएगा, पहला पेप्सिन, दूसरा रेनिन, तीसरा जठर म्यूसिन, जो कि भोज्य पदार्थों को पचाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। हालांकि ये जो एंजाइम्स जो दिख रहे हैं ये प्रॉपर स्पेसिफिक हर अलग अलग भोज्य पदार्थों को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए, तो ये आ जाएगा, जठर म्यूसिन आ जाएगा। उसके अलावा इसी जगह से ये जो अमाशय है, इसी अमाशय से एक अम्ल का स्त्रावण होता है जिसको हम लोग कहते हैं HCl। ठीक है, उसको हम लोग HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। और यह जो है वो भोजन को अम्लीय बनाता है, अम्लीय प्रकृति का बनाता है ये जो HCl होता है वो। और ये जो भोजन जो आया है यहाँ से, अगर उसमें जीवाणु उपस्थित है तो जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। हालांकि हम लोग देखे हैं कि ये जो लार ग्रंथियाँ होती है इसमें उपस्थित ये जो लार जो हो जाएंगे, इनमें पाए जाने वाले एंजाइम्स वगैरह होते हैं, जैसे टाइलिन, लाइसिन एंजाइम, ये सब के सब क्या करते हैं कि भोजन में आने वाले जो उपस्थित जो जीवाणु हैं उनको मारने का कार्य करते हैं। लेकिन कुछ जीवाणु जो कि यहाँ से बच करके यहाँ आ जाते हैं, अमाशय में आ जाते हैं, मुख से बच करके अमाशय में आ जाएंगे, तो उनको ये मारने का कार्य करता है और भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है। और जैसे जैसे जो भोजन होता है उसको पचाने के लिए HCl का स्त्रावण होता है, और इसी वजह से कभी कभी जब ज़्यादा खा लेते हैं, है ना, तो उसको पचाने की जो आवश्यकता होती है तो उसके लिए ज़्यादा मात्रा में HCl निकलने लगता है, और इसी वजह से कई बार जो है वो एसिडिटी जो है उसकी समस्या भी दिखाई देती है अपने को। ठीक है, तो अमाशय हो जाएगा। अब यदि हम लोग आगे ध्यान दें तो अमाशय के बाद आता है अपना छोटी आंत। ठीक है, अब ये जो छोटी आंत जो होता है ये बोल सकते हैं कि सबसे लंबी नली होती है, और इसका जो लंबाई होता है वह लगभग 6 से 6.5 मीटर तक होता है। सबसे लंबी नलिका होती है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग हम लोग इसको बोल सकते हैं। 6 से 6.5 मीटर तक जो है उसकी लंबाई होती है, और यह 2 भागों का बना हुआ होता है। छोटी आंत 2 भागों का बना होगा, पहला हो जाएगा ग्रहणी जिसको डिओडेनम कहते हैं, और दूसरा हो जाएगा इलियम। तो ये जो छोटी आंत है वो 2 भागों का मिलकर के बना होगा। पहला हो जाएगा ग्रहणी जिसको हम लोग यू आकार की नली कहते हैं, यहां से दिखाई दे रहा होगा, ये जो यू आकार की जो मुड़ी हुई संरचना है इसको हम लोग कहते हैं ग्रहणी। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है ना, उनमें पूछा जाता है कि यू आकार की नली किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होता है ग्रहणी। अब ये जो ग्रहणी है यहाँ पर आने वाला ये जो भोजन है उसमें ये जो पित्ताशय है, ठीक है, पित्ताशय में पित्त रस बाइल जूस का स्त्रावण होता है। अब यहाँ से आने वाला ये जो पित्ताशय है, पित्ताशय से आने वाला ये जो पित्त रस है, ठीक है, और यहाँ से अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयी रस,
आपस में आकर के मिलते हैं और ये जो भोजन जो अम्लीय बना हुआ है उसकी प्रकृति को क्षारीय कर देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो यू आकार की नली में अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयी रस मिलता है, पित्ताशय से आने वाला पित्ताशयी रस मिलता है और यहाँ से जो भोजन आया रहता है उसी में ये जो रस आकर के मिलते हैं तथा इसकी प्रकृति को चेंज करने का कार्य करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा ग्रहणी। तो आगे देखते हैं ग्रहणी के बाद। तो ग्रहणी के बाद आता है इलियम। ग्रहणी जो होता है वो नॉर्मली 20 से 25 सेंटीमीटर होता है इसका लंबाई, लेकिन जो ग्रहणी जो होता है उसका लंबाई होता है 5.5 मीटर। ठीक है, और इसको हम लोग देख सकते हैं, सॉरी है ना, जो इलियम जो होता है उसका जो लंबाई होता है वो 5.5 मीटर होता है और ये एकदम मुड़ा हुआ संरचना बनाता है। और ये जो छोटी आंत जो है, छोटी आंत में ही वास्तविक जो पाचन की जो क्रिया है वो होता है और पाचन की क्रिया होने के बाद यही से उसका अवशोषण होता है और अवशोषित करके ये जो बचे हुए जो भोज्य पदार्थ हैं इनको रक्त में डाल दिया जाता है, रक्त की वाहिकाओं में इनको डाल दिया जाता है और इसी क्रिया को हम लोग अवशोषण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना छोटी आंत। तो छोटी आंत के दो भाग, पहला ग्रहणी जहाँ पर ये जो रस है वो आकर के मिलती है पित्ताशय से पित्तरस, अग्नाशय से अग्नाशयी रस। तो यहाँ अमाशय से आने वाले भोजन में इनको मिलाया जाता है तथा अम्लीय प्रकृति को बदला जाता है। ठीक है, उसके बाद इलियम देखें। तो इलियम में ये जो इलियम जो संरचना दिख रहा है इनमें उंगलियों के समान प्रवर्ध या फिर संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन संरचनाओं को हम लोग कहते हैं सूक्ष्मांकुर। और ये जो सूक्ष्मांकुर जो होते हैं इन्हीं की वजह से जो पचित जो भोजन है उसको अवशोषित करके ब्लड की जो सेल्स हैं या फिर वाहिकाएं हैं, है ना, उनमें क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। अवशोषण की क्रिया को करने में ये जो सूक्ष्मांकुर होते हैं जिसको हम लोग विलाई कहते हैं या फिर माइक्रोविलाई कहते हैं, उसका सबसे ज़्यादा रोल होता है यहाँ। ठीक, उसके बाद ये जो इलियम जो है वो जा करके एक बड़ी नलिका में खुलता है, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं बड़ी आंत। और ये जो बड़ी आंत है ये 3 भागों का मिल करके बना होता है और बड़ी आंत की लंबाई जो होती है वो लगभग 1.5 मीटर होती है। तो बड़ी आंत जो है उसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है और यह 3 भागों का मिल करके बना हुआ होता है। पहला होता है सीकम, दूसरा कॉलोन और तीसरा होता है रेक्टम, जिसको मलाशय कहते हैं। ठीक, चलिए, तो ये बड़ी आंत हो जाएगा। तो ये जो इलियम वाला जो भाग है छोटी आंत का वो जाकर के खुलता है बड़ी आंत में और यहाँ पर जो अनपचित जो भोजन है, ठीक है, तो अनपचित भोजन, अब छोटी आंत में तो भोजन का अवशोषण हो चुका है ना, और जो वेस्ट मटेरियल है जो अनपचित भोजन है उसको यहाँ पर ये जो बड़ी आंत जो होती है, तो बड़ी आंत के जो मलाशय वाला जो भाग होता है जिसको रेक्टम कहते हैं, इसमें आकर के वो संग्रहित होता है और फिर धीरे से ये जो एनस के द्वारा जो गुदा द्वार होता है उसके द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा मनुष्य का पाचन तंत्र। अब इसकी प्रक्रिया के बारे में यदि हम लोग ध्यान दें कि पाचन की जो प्रक्रिया होता है वो होता कैसे है, तो मान लीजिए जो भोजन है वो मुख के रास्ते में आता है, मुख से होते हुए मुख गुहा में आएगा। अब मुख गुहा में आएगा तो यहाँ पर जो पाए जाने वाली जो लार ग्रंथियाँ हैं, तो ये जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो लार का स्त्रावण करती हैं। लार जो होता है उनमें पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो स्टार्च का पाचन कर देते हैं। ठीक है, स्टार्च का पाचन करेंगे। उसके अलावा ये जो कोई भी जो भोजन है उसमें उपस्थित जो जीवाणु होता है उसको मारने का कार्य करता है। ये उनके कुछ कार्य आ जाएंगे। अब वो जो भोजन है वो कैसा हो जाएगा, लार में मिल करके नम हो जाता है, गीला हो जाता है और गोलकों के रूप में आगे जा करके ये जो फनल की आकार की जो नलिका है जिसको हम लोग कह रहे हैं ग्रसनी, उसमें जाता है। उसके बाद फिर वह ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में जाता है और ग्रसनी और ग्रास नली के बीच में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, ये जो है वो एक प्रकार का ब्रिज की तरह कार्य करता है, पुल की तरह कार्य करता है इसको आगे ले जाने में। और ये जो नलिकाएं हैं इनमें जो भोजन की जो गति होती है उसको हम लोग कहते हैं क्रमानुकुंचन गति।
जब ये अमाशय से धीरे 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 जाने लगता है। ठीक है, चलिए तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्रमानुकुंचन गति करते हुए, क्रमानुकुंचन गति कहने का मतलब ये है कि एक ही बार में ना आना, आराम से धीरे 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 आगे की ओर बढ़ने की जो गति होती है उसको क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। तो क्रमानुकुंचन गति के द्वारा ये आगे आता है और आगे आकर के अमाशय में मिलता है और अमाशय में जठर रस का स्रावण होता है और जठर रस में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के एंजाइम जैसे कि पेप्सिन, रेनिन, जठर म्यूसिन, ये सब के सब भोजन को पचाने का कार्य करते हैं और अमाशय में जो है वो कुछ देर तक जो भोजन होता है वो रहता है और यहीं बस आंशिक रूप से भोजन का पाचन होता है। उसके बाद आंशिक रूप से पचित वाला जो भोजन है वो यहाँ आगे जाता है और छोटी आंत में पहुँचता है, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में, और छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में जो रस होते हैं, जैसे पित्त रस निकलता है पित्ताशय से, अग्नाशयी रस निकलता है अग्नाशय से, और ये जो आते हैं, है ना, इनकी प्रकृति अम्लीय होता है क्योंकि वो अमाशय से आ रहे हैं, अमाशय में HCl निकला हुआ है, तो वहाँ से आने के बाद इनकी प्रकृति को क्षारीय प्रकृति में बदल दिया जाता है इनके पित्त रस के कारण। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर ये जो है वो आगे जाता है इलियम में, इलियम में जाएगा और इलियम में माइक्रोविलाई पाए जाते हैं और माइक्रोविलाई जो है वो भोजन का अवशोषण करने लगते हैं। तो मुख्यतः जो पाचन होता है आहार नाल में किसी जगह पर तो वो होता है छोटी आंत में, अमाशय में आंशिक रूप से हम लोग पाचन कह सकते हैं वहाँ होता है, और छोटी आंत में उसका अवशोषण की क्रिया होती है। और यहाँ पर उपस्थित जो कुछ भी अपचित भोज्य पदार्थ रहेगा उसको ये जो बड़ी आंत है वहाँ से उसको बाहर कर दिया जाता है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्लास 10th का मानव में पाचन। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।